नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा BN रेड्डी, जिनका पूरा नाम है बोमिन रेड्डी नरसिंह रेड्डी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पद्म भूषण डॉक्टर बोम्मी रेड्डी, जिन्हें BN रेड्डी के नाम से भी जाना जाता है, तेलुगु सिनेमा के इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं। वो एक निर्देशक थे जो कलात्मक मूल्यों और व्यावसायिक आवश्यकताओं को सही अनुपात में संतुलित करते थे। BN रेड्डी पर एक स्मारक डाक टिकट भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा तेलुगु फिल्म उद्योग के दिग्गज डॉक्टर BN रेड्डी के शताब्दी समारोह के अवसर पर जारी किया गया। उन्होंने वंदे मातरम 1939, स्वर्ग सीमा 1945, मल्लेश्वरी 1951 जैसी क्लासिक फिल्में बनाई। वो 1975 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले दक्षिण भारत के पहले व्यक्ति थे। उन्हें 1974 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। बोम्मी रेड्डी नरसिंह रेड्डी का जन्म 19 नवंबर 1908 को कडप्पा जिले के पुलीवेदुला तालुके के एक गांव में हुआ। उनके पिता नरसिंह रेड्डी एक समृद्ध किसान थे। BN एक छोटे शहर प्रोदुत्तूर में स्कूल गए और बाद में मद्रास के एक स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने पचैयप्पा के कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन स्नातक किए बिना ही छोड़ दिया। जल्द ही उन्होंने एक ऑडिटिंग और अकाउंटेंसी कोर्स ज्वाइन किया और एक जानी मानी ऑडिटिंग फर्म में अप्रेंटिस के रूप में काम किया। यहाँ तक कि एक छात्र के रूप में वो तेलुगु रंगमंच में रुचि रखते थे और CAMS चेन्नई और आंध्र महासभा के साथ खुद को अपनी गतिविधियों में शामिल करते रहे। इस संघ ने प्रसिद्ध विक्टोरिया पब्लिक हॉल में तेलुगु नाटक का मंचन किया और उन्होंने उसमें अभिनय भी किया। मंच के लिए उनका प्यार उन्हें कलकत्ता ले गया, जहां उन्होंने बंगाली नाटक और सिनेमा देखा। बाद में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस BNK प्रेस को बढ़ावा दिया, जिसने जल्द ही उन्हें विद्रोही फिल्म निर्माता गुंडावली राम ब्रह्मम के प्रभाव के कारण सिनेमा की दुनिया में ले लिया। इस प्रकार ये शुरुआत हुआ। BN जैसे कि वो एक परिचित थे, एक सेल्यूलाइट कवि थे, जिनके विचार और रचनात्मक अवधारणा उदार थी। उम्दा स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में काव्यात्मक स्पर्श का निवेश किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि फिल्म को केवल व्यावसायिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिनेमा ललित कला का हिस्सा है, ना इसमें ज्यादा और ना इसमें कम। एक सच्चे कवि की तरह उनका मानना था कि फिल्मों में किसी की मनोदशा गुणवत्ता पैदा करती है। कई मौकों पर उन्होंने शूटिंग को इसलिए रोक दिया क्योंकि उनका मूड नहीं था। उनकी भागीदारी पूरी थी, खुद ही निर्माता थे और वो अपने अभिनेताओं और अपने आसपास के लोगों से यही उम्मीद करते थे। उन्होंने सही अभिव्यक्ति, उचित आवाज को उतार चढ़ाव पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। कभी कभी उन्होंने अपनी हीरोइन को बिना ग्लिसरीन के रुलाया ताकि फिल्मों में रियलिटी आ सके। सुमंगल की शूटिंग के दौरान वस्ता दे माँ बाबा गाने के सीक्वेंस में उन्होंने हीरोइन मालती से एक ही शॉट में फटकने और गाते हुए घर में घुसने का सीन करवाया। 20 टेक के बाद भी वो इसे ठीक से नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। BN बोले, अगर किसी को रोना चाहिए तो वो मैं हूँ, क्योंकि इसमें मेरा पैसा लग रहा है। वो नृत्य और पारंपरिक आंध्र लोक कला के पारखी थे। उनकी फिल्मों में संगीत ने एक महान भूमिका निभाई, खास तौर से शास्त्रीय संगीत, और उन्होंने जोर देकर कहा कि धुनों की रचना करते समय कर्नाटक राग का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने मल्लेश्वरी और सुमंगली जैसे फिल्मों में पारंपरिक लोक नृत्य पेश किया। वो हॉलीवुड सिनेमा और पश्चिमी साहित्य से प्यार करते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे, जो हिट स्वर्ग सीमा में स्पष्ट है। बंगारू पापा जो क्लासिक बन गया, जॉर्ज एलियट के उपन्यास सिलास मार्टन पर आधारित था।
स्वर्ग सीमा के बाद बीएन ने 6 साल तक कोई फिल्म नहीं बनाई। एस वासन की इस टिप्पणी से उत्तेजित होकर कि कोई भी स्टूडियो के बिना फिल्म नहीं बना सकता, बीएन ने कोई बक्कम में रोहिणी के निर्माण में 5 साल बिता दिए। फिर नियति ने चाल चली और उनके भाई नागी रेड्डी और सहयोगी चक्रपाणी ने स्टूडियो पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसे अपनी जीवन की दूसरी बड़ी त्रासदी माना। पहली अपनी इकलौती बेटी की मौत। 30 साल से अधिक के करियर में बीएन ने केवल 11 फिल्में बनाई। उनके पास हर साल एक फिल्म बनाने के लिए पर्याप्त पैसे का संसाधन था, लेकिन उन्होंने कभी भी संख्या में विश्वास नहीं किया। उन्होंने सही कहानी, सामग्री, सही मूड का इंतजार किया। उन्होंने अपनी पटकथाओं को विकसित करने और उन्हें लगातार संशोधित करने में काफी समय लगाया। उन्होंने अपने कलाकारों को कठोर और लंबे प्री शूट रिहर्सल के माध्यम से रखा, एक अभ्यास जो कि गायब हो गया था। उनकी पहली फिल्म वंदे मातरम एक बड़ी हिट फिल्म थी और चित्तूर वी नगैया को एक शानदार अभिनेता और स्टार के रूप में स्थापित किया। इससे पहले वो 1938 की हिट गृहलक्ष्मी की पटकथा और निर्माण में शामिल थे, जिसमें सहायक भूमिका में नगैया की शुरुआत की। फिल्म का निर्देशन एच.एम. रेड्डी ने रोहिणी पिक्चर्स के बैनर तले किया था, लेकिन सफलता अपने साथ मतभेद लेकर आई और बीएन ने अपना ध्यान वाहिनी पिक्चर को बढ़ावा देने की ओर लगाया, जो तेलुगु सिनेमा में इतिहास रचा। रेड्डी की सुमंगलीय प्रारंभिक विधवापन और इसी समस्याओं से निपटने के लिए एक क्लासिक मूवी थी और ये पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप हो गई। प्री मैरिटल प्रेगनेंसी पर बनी फिल्म देवता बहुत हिट रही। मल्लेश्वरी विजयनगरम साम्राज्य कृष्णदेवराय गाथा का एक हिस्सा है, जो कि कुछ हद तक काल्पनिक है। उनकी उत्कृष्ट कृति थी जिस पर उन्हें बहुत गर्व था। एन.टी. रामाराव और भानुमति की प्रमुख भूमिका वाली ये फिल्म आत्मा को भरने वाले संगीत, बेहतरीन प्रदर्शन, शानदार ऑन स्क्रीन वर्णन और तकनीकी चमक के साथ एक सेल्यूलाइट कविता थी। ये फिल्म बीएन और के रामनाथ और ए.के. शेखर की जोड़ी हिट थी, जिन्होंने 1942 तक उनके साथ काम किया। राजनीतिक व्यंग रंगूला रत्नम ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। इसने एक सुंदर युवा नायक चंद्रमोहन को पेश किया, जिसने बाद में बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और तेलुगु और तमिल में बनी लोक कथा राजमुकुटम बीएन के लिए एक अलग शैली थी, जबकि उन्होंने अपनी अधिकांश फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने अन्य बैनर भाग्य रेखा और पूजा फलम के तहत 2 फिल्में बनाई। उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म बंगारू पंजाराम 1968 में बनाई थी। उनके पास योजना थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि सिने जगत में स्थिति बदल गई है, व्यापार ने कला पर अधिकार कर लिया है। नवंबर 1977 में उनके निधन से कुछ हफ्ता पहले उन्होंने एक लेख में कहा था कि अगर मैं अपने करियर अभी शुरू करता तो मुझे यकीन है कि मैं एक भी फिल्म नहीं बना पाता, मैं ऑडिटिंग के लिए वापस चला जाता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।